इस वीडियो में जेईई एडवांस 2026 पेपर 2 के एक और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार प्रॉब्लम ये। मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसके। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन उसे डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन है, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कंसिडर द पॉलिनोमियल फंक्शन एफ आर टू आर। एक फंक्शन है जो कि एक फंक्शन दे रखा है जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका डोमेन आर है और कोडोमेन आर है। डिफाइंड बाय दिस, इस तरीके से उसको डिफाइन कर रखा है उन्होंने, इस तरीके से उसको डिफाइन कर रखा है। इसको समझें आप क्या देखा, हालांकि उन्होंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है ना कि क्या मतलब है उसका। आप सिंपली समझ सकते हैं कि जब x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 10 को आप 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो एफ एक्स का एक्सप्रेशन होगा फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए। ठीक, तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है ना। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 10 कैसा दिखता है, कैसा होता होगा। उसके बाद हम उसको आगे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 10, इसको सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ कर लेंगे ना। तो बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ करके इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें आप, ये हमें दिखेगा 10c0 एक्स स्क्वायर टू द पावर 10c0 एक्स स्क्वायर टू द पावर 10। सिंस यहाँ -1 है इसलिए ईच ऑड टर्म इज़ नेगेटिव, हर एक ऑड टर्म नेगेटिव आएगी। तो जो अगली ऑड टर्म आएगी 10c1 10c3 10c5 10c7 सारी नेगेटिव आ जाएंगी। तो यह आ जाएगा -10c1 एक्स स्क्वायर टू द पावर 9 एक्स स्क्वायर टू द पावर 9 प्लस 10c2 एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। इस तरीके से ये टर्म्स चलती जाएंगी। लास्ट में आइए -10c9 एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 एंड जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा 10c10 एक्स स्क्वायर टू द पावर 0। इस तरीके से लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक, इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करके लिख देते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो एक्सपांशन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 10 का जो एक्सपांशन होगा 10c0 एक्स स्क्वायर टू द पावर 10, इट मीन्स इट इज़ x to the power 20 minus 10c1 x square to the power 9 means x to the power 18 plus 10c2 x square to the power 16 एंड सो ऑन। हमने ईच टर्म को एक्सपांड करके लिख दिया। लास्ट में आएगा -10c9 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10c10 ये तो आ जाएगा 1, लास्ट में आ जाएगा 1। ओके ठीक, तो हमने ये एक्सपांशन लिख दिया। अब हम कहीं ना कहीं एफ एक्स के बारे में सोचेंगे ना, तो हम ऑप्शंस बारी बारी से पढ़ते हैं ना, उसको चेक करेंगे करेक्ट है या नहीं। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज दिस। हमें चेक करना है कि क्या x टू द पावर 8 का कोएफिशिएंट ये होगा या नहीं। तो ध्यान से देखें, हमें एफ एक्स तब मिलेगा जब हम इस एक्सप्रेशन को, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 10 को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। यानी हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करके उसमें एक्स टू द पावर 8 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो ध्यान से देखें आप, जब आप एक्स टू द पावर 20 को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो जो 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर जो टर्म बचेगी वो एक्स टू द पावर 10 की बचेगी, यानी पावर जो है 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप एक्स टू द पावर 18 को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर हमें मिलेगी वो एक्स टू द पावर 8 मिलेगी। यानी अगर हमें एफ एक्स में एक्स टू द पावर 8 को चेक करना है तो हमें किसी और टर्म को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें केवल एक्स टू द पावर 18 वाले टर्म को देखने की ज़रूरत है। तो आप इसको 10 टाइम्स डिफरेंशिएट कर ले और पता लगा ले इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा। तो ध्यान से देखें, हमें केवल इस टर्म को देखना है, -10c1 एक्स टू द पावर 18 वाली टर्म को ध्यान से देखना है आपको। ठीक, तो 10c1 तो सीधा 10 लिख सकते हैं ना, तो ये लिखा है माइनस का 10 इंटू, जब ये पहली बार डिफरेंशिएट होगी, एक्स टू द पावर 18 पहली बार डिफरेंशिएट होगी तो 18 आ जाएगा और एक्स टू द पावर 17 बचेगा। जब दूसरी बार डिफरेंशिएट होगी तो -10 इंटू 18 इंटू 17 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक्स टू द पावर 16 बचेगा। इस तरीके से जब ये 10 टाइम्स डिफरेंशिएट हो चुकी होगी तो -10 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू डॉट ये टिल 9 तक आ जाएगा मल्टीप्लाई, और लास्ट में एक्स टू द पावर 8 बचा रहेगा आफ्टर 10 टाइम डिफरेंशिएट करने के। ओके, तो ध्यान से देखें आप, इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 10 टाइम्स डिफरेंशिएट होने के बाद एक्स टू द पावर 8 का कोएफिशिएंट होगा। तो इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करके लिख देते हैं। तो ये लिखा है -10 इंटू 18 टू 9 तक का तो मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास, क्यों ना हम 8 से लेकर 1 तक ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो हम 18 इंटू 17 इंटू 16
टिल 9 तक तो मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, साथ में हम 8 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। 8 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई होने से 8 इंटू 7 इंटू 6 12 1 तक आ जाएगा, और 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है तो 8 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक। तो ऊपर हमें मिल जाएगा -10 इंटू ऊपर मिलेगा 18 फैक्टोरियल एंड नीचे मिल जाएगा 8 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर 8। इट मीन्स दैट कि fx में जो एक्स टू दी पावर 8 का कोफिशिएंट होगा वो होगा -10 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो वही हमें दे रखा है ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 8 इन द पोलिनोमियल fx इज -10 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। हेंस और फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, f(1 + f(-1) इज इक्वल टू दिस। हमें f(1 + f(-1) की वैल्यू निकाली। तो ध्यान से देखें यहाँ पे ना, अगर हमें एक बार फिर से हम लिख लेते हैं fx क्या दे रखा है हमें fx दे रखा है d10 बाई dx10 x² -1 टू दी पावर 10, ये हमें fx दे रखा है, ठीक। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिखें हम। तो फैक्टराइज करने पर आपको पता लगेगा, ये लिखा है d10 अपॉन dx10 x + 1 टू दी पावर 10 इंटू x - 1 टू दी पावर 10 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जब आप इसको इस एक्सप्रेशन को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें एक बार हम 1 डालेंगे, एक बार -1 डालेंगे और दोनों का सम करके पता लगाएंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा ध्यान से देखें आप, जब आप इस एक्सप्रेशन को x + 1 टू दी पावर 10 इंटू x - 1 टू दी पावर 10 इसको जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला फंडे से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको हम। तो सबसे पहले x + 1 जो है वो बाहर निकलेगा और x - 1 डिफरेंशिएट होगा। तो x - 1 जब डिफरेंशिएट होगा तो 10 बाहर आएगा और इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, यानी x - 1 टू दी पावर 9 बचेगा, प्लस x - 1 जो है वो अब बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएट होगा x + 1 टू दी पावर 10। तो यहाँ से भी 10 बाहर आ जाएगा और x + 1 टू दी पावर 9 बचा रहेगा, इस तरीके से। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया था तो ये कंप्लीट एक टर्म थी। जब हम एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। अब जब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 4 टर्म्स होंगी। ऐसे थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 टर्म्स हो जाएंगी। इस तरीके से टर्म्स बढ़ती जाएंगी और जब 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास टर्म्स होंगी 512 टर्म्स होंगी, ठीक। अच्छा ध्यान से देखें, जो 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, हर बार ये वाली टर्म बाहर होती जाएगी और ये वाली टर्म डिफरेंशिएट होती जाएगी। यानी 10 टाइम्स डिफरेंशिएट होने पर एक टर्म तो हमें ऐसी मिलेगी जिसमें x + 1 टू दी पावर 10 एज इट इज़ रहेगा, x + 1 टू दी पावर 10 एज इट इज़ रहेगा और ये 10 टाइम्स डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये वाली टर्म। तो जब ये 10 टाइम्स डिफरेंशिएट होगा तो पहली बार में डिफरेंशिएट हुआ तो 10 बाहर आया, पावर 9 थी। जब दूसरी बार डिफरेंशिएट होगा तो 9 भी बाहर आ जाएगा, तो 10 × 9 मिलेगा, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी। यानी जब 10 टाइम्स कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो जाएगा तो 10 × 9 × 8 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। इट मीन्स हमारे पास यहाँ 10 फैक्टोरियल मिलेगा और ये टर्म पूरी तरीके से वेनिश हो चुकी होगी क्योंकि 10 टाइम्स डिफरेंशिएट हो चुका है, ठीक। लास्ट में क्या होगा, इसमें भी कुछ लास्ट वाली टर्म जब ये डिफरेंशिएट होती जाएगी तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि x - 1 टू दी पावर 10 ऐसा कैसा रहेगा, x - 1 टू दी पावर 10 ऐसा कैसा रहेगा, और ये टर्म बार बार डिफरेंशिएट होती चली जाएगी। तो अभी 10 बाहर आया है, फिर 9 बाहर आएगा, फिर 8 बाहर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 10 फैक्टोरियल बचेगा। तो जो 512 टर्म्स हमारे पास आएंगी उसमें से एक टर्म तो ये वाली होगी, दूसरी टर्म लास्ट में ये वाली होगी, और बीच में कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जिनके पास x + 1 भी होगा और x - 1 भी होगा, x + 1 भी होगा, x - 1 भी होगा। ये दोनों टर्म्स होंगी, इनके बीच में जितनी भी टर्म्स आएंगी इन दोनों टर्म्स के हर टर्म के पास कम से कम एक x + 1 होगा और कम से कम एक x - 1 होगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमें fx दिखने वाला है, ठीक। तो चलिए fx कैसा दिखेगा वो तो हमें पता लग गया। अब हम f(1) निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम f(1) कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, जब आप f(1) पुट करेंगे तो वो टर्म्स जिनके पास x - 1 है, वो टर्म्स जिनके पास x - 1 है वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। तो बीच में हर टर्म के पास x - 1 है, यानी सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी। लास्ट में भी x - 1 है, ये टर्म भी 0 हो जाएंगी। तो केवल एक ही टर्म बची रहेगी, ये वाली। तो इसमें आप 1 डाल के वैल्यू निकाल लें। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा 2 की पावर 10 2 टू द पावर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, यानी f(1) हमें मिलेगा 2 टू द पावर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक। सेम हम f(-1) निकाल लेते हैं। तो f(-1) जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 निकालने के पास वो वाली टर्म जिसके पास x + 1 है वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, यानी बीच
बीच वाली टर्म के पास एक कम से कम एक तो x+1 है, तो सारी की सारी टर्म्स और जीरो हो जाएंगी। साथ ही साथ x+1 इसके पास भी है, तो ये वाली टर्म भी जीरो होगी इस बार। बचा कौन? ये लास्ट वाली टर्म। इसमें जब आप x की वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा, और पावर इवन है इसलिए 2⁻10 आ जाएगा। तो हैंस f(-1) की वैल्यू आ जाएगी 2⁻10 × 10 फैक्टोरियल। ठीक, हम इन दोनों का सम निकालना है, तो f(1) + f(-1), तो यह आ जाएगा 2⁻10 × 10 फैक्टोरियल प्लस 2⁻10 × 10 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो डबल आ जाएगा, तो 2⁻11 × 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो f(1) + f(-1) कितना आया? 2⁻11 × 10 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना। तो द वैल्यू ऑफ f(1) + f(-1) इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 2⁻11। हेंस ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक, अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। अच्छा, ऑप्शन सी आसान है ना। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 10। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक्सप्रेशन 20 डिग्री का है तो इसको 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर जो f(x) आएगा वो 10 डिग्री का आएगा। हेंस ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। हम ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या? लास्ट ऑप्शन में पूछा गया है द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज दिस। क्या कांस्टेंट टर्म ऑफ x की ये होगी? तो आप ध्यान से देखें, जब आप x⁻20 को आप 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो x⁻10 की टर्म आएगी। जब x⁻18 को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो x⁻8 आ जाएगा। हेंस अच्छा, वो सारी टर्म जिनकी पावर x⁻10 से कम है वो तो सारी की सारी जीरो हो जाएंगे, और वो टर्म जिनकी पावर x⁻10 से ज़्यादा है उनके पास कुछ ना कुछ तो एक x की टर्म बची रहेगी। इसका मतलब हमें जब 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो जो x⁻10 का जो टर्म है वही हमें कांस्टेंट टर्म देगा। तो ध्यान से देखें, इस पूरे एक्सप्रेशन में x⁻10 का कोफिशिएंट क्या होगा? वो हो गया -10c5 x⁻10 ये होगा। जब ये टर्म 10 टाइम्स डिफरेंशिएट होगी तो हमें कांस्टेंट टर्म देगी। तो इसको 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करके आप पता लगा लो क्या होगा कांस्टेंट टर्म। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है -10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ जब ये 10 टाइम्स डिफरेंशिएट होगा तो 10 × 9 × 8 टिल 1 तक आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो हमें जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो मिलेगा -10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा। ऑप्शन में दे रखा है -10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये नहीं आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। हैंस दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट।